चैप्टर 7 के अंदर इक्विलिब्रियम में पार्ट 8 के वीडियो के अंदर हमने कल चर्चा की थी, उसके हिसाब से आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम, है ना। क्या है दोस्तों? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रिया या तो इक्विलिब्रियम। ओके दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम हमने कल दिया था जिसका नाम है ले चैटेलियर, है ना। ली चैटेलियर इज द one of the most scientist who gave the explanation about the when we change some factors या तो some parameters of the equilibrium reaction like concentration, pressure, temperature और कैटलिस्ट भी ला लेंगे, क्या इफेक्ट आएगा आपके इक्विलिब्रियम पे, वो चीज़ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, समझनी है। तो दोस्तों, ये कभी भी आपको थियरी पार्ट में नहीं पूछा जाएगा, ये ओनली बेस्ड ऑन एमसीक्यू। अगर ये एमसीक्यू बेस्ड है तो दोस्तों आपको उतना ही जानना चाहिए इसके बारे में जितना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भाई ये ली चैटेलियर ने क्या बोला है उसके प्रिंसिपल के अंदर, हम पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, इसमें से किसी भी फैक्टर को आप चेंज करो, दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने एक बार ले लिया है और फिर रिएक्शन कर रहे हो और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। कंडीशन ऑफ द सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन अ सच मैनर। अब क्या करेगा? अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज किया है तो सिस्टम क्या करेगा? उसी मैनर में काम करना चाहेगा। एंड लास्ट में सो एज टू रिड्यूस, उसको क्या करेगा? वो जो चेंज आपने किया है उसको रिड्यूस करेगा और टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज, जो भी इफेक्ट आया है उसका सामना करता है और उसको निगलेक्ट करने का या तो जीरो तक ले जाने का ट्राई करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चेंज दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई कंसंट्रेशन चेंज करना, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक कॉमन रिएक्शन अभी समझा रहा हूँ। किसी रिएक्टेंट को मैंने रिएक्शन करवाने के लिए लिया और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। दोस्तों, आपका ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी टाइम कुछ प्रोपोर्शन में ये रिएक्शन हो गई, फिर वो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। ओके, अब आपको पता है कि सपोज इसका कंसंट्रेशन जो भी है x जितना एट इक्विलिब्रियम, हाँ, और इसका y है, तो वो दोनों कैसे है? कांस्टेंट, कि x जितना ही बचेगा y जितना, क्योंकि अब ये डायनेमिक इक्वेशन तो है ही कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उतना ही प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू
रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम का यही आपका क्या है दोस्तों, मेन थीम है कि भाई आपको ये जानना है कि ये डायनेमिक है और x और y इक्विलिब्रियम के कुछ कंसंट्रेशन है वो कैसे है, कांस्टेंट है। कैसे होता है, कांस्टेंट। अब हम इफेक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर। क्या करना चाहते हैं, इफेक्ट कौन सा, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसमें हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जनरली चलो मैंने अगर रिएक्टेंट ऐड किया इसमें तो दोस्तों क्या हुआ, कौन बढ़ा, रिएक्टेंट बढ़ा, यस और नॉट, ये आर बढ़ा। तो एक तरह से आपको मैंने कल भी बताया था एक फिगर ड्रॉ करके, ऐसे है ना कि भाई आपने इसमें पानी डाला था, वाल्व ऑन किया तो दोनों में सेम हो गया, फिर और इसमें पानी डाला तो क्या होता है, वो इसमें जाता है। अगर इसमें डालूंगा मैं तो साइड वाले उसमें डालूंगा तो पानी इधर से इसमें आएगा, यस और नॉट। तो जहाँ पे हम ऐसा एक नॉर्मल एक सेंटेंस, आपको ये पूरा पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस पढ़ना है, व्हेन वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम reaction goes to higher concentration to lower concentration and established equilibrium, अगेन एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐड करें अगर रिएक्टेंट को तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट की ओर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और फिर आफ्टर सम टाइम अगेन इट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। सो व्हाट हैपन कि भाई ये रिएक्शन का यही है कि भाई सॉरी, when we change concentration of equilibrium reaction, है ना, reaction goes to, then reaction goes to higher concentration lower concentration। चलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वो कोई भी हो, कैसा भी रिएक्शन हो, अगर आपने प्रोडक्ट ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स, और आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा ना, रिवर्स हो जाएगा तो प्रोडक्ट कम मिलेगा और रिएक्टेंट ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि जब आप इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में चेंज करते हो तो आपको यह इफेक्ट मिलता है। ओके दोस्तों, तो कंसंट्रेशन वाला जो टॉपिक है उसमें एक ही सेंटेंस आपको समझना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, हम फास्ट इसको रीड कर लेते हैं। इन जनरल व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द एडिशन और रिमूवल, हम एडिशन भी कर सकते हैं या तो रिमूवल भी कर सकते हैं, ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल प्रेडिक्ट दैट। वो क्या प्रेडिक्ट करता है, जो हमने एक सेंटेंस में बताया वही उसका प्रेडिक्शन है। क्या है दोस्तों, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन। जो भी आपने ऐड किया है उसका जो स्ट्रेस है, मतलब बढ़ गया है ना प्रोपोर्शन, तो उसको रिलीव करने का काम यहाँ पे होता है इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस।
समझ में आया आपको? इनडायरेक्टली क्या बोला इन्होंने कि आपने अगर रिएक्टेंट डाला है तो वो कंज्यूम होगा कब? वो प्रोडक्ट की ओर जाएगा। या तो प्रोडक्ट डाला है तो वो कब कंज्यूम होगा? रिएक्टेंट की ओर जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट सेकंड, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस मतलब प्रपोर्शन ज्यादा है ऑफ द रिमूव्ड रिएक्टेंट। अब देखो दोस्तों, आपने वो आर और पी में से आपने क्या किया, जैसे जैसे पी बन रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? यहां पे कंसंट्रेशन कम हो गया प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या होगा? रिएक्शन गोज टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड गेट अगेन इक्विलिब्रियम। तो यही होता है दोस्तों नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट रिप्लेनिश्ड द रिमूव्ड सब्सटेंस, और इन अदर वर्ड when the concentration of any of the reactant or product in the reaction at equilibrium is changed, the composition of the equilibrium mixture change. So as to minimize the effect of concentration change. तो दोस्तों ये जो यहाँ पे बताया आपको उसी को ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। H2 plus I2 gas gives twice HI gas. If H2 is added to the reaction mixture at equilibrium, what happen? Then the equilibrium of the reaction is disturbed. तो होगा ही होगा। In order to restore it, the reaction proceed in the direction wherein H2 is consumed. H2 क्या होगा है? Consumed. For example, more of H2 and I2 react to form HI. अगर आपने इसी रिएक्शन के अंदर H2 plus I2 gives twice HI के अंदर क्या किया आपने? कंसंट्रेशन ऑफ H2 बढ़ाया, है ना? तो ये H2 ज़्यादा होगा, उतना रिएक्शन कौन सी ओर जाएगा? प्रोडक्ट की ओर जाएगा, और इसीलिए राइट हैंड साइड पे जाएगा। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट द राइट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इन द अकॉर्डेंस विद द ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो समझ में आए? जो प्रिंसिपल हमने अपने लैंग्वेज में समझा है उसका सारे एग्जाम्पल में यूज होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे which implies that in case of addition of the n reactant or product, new equilibrium will be set up in which the concentration of the reactant and product should be less than what it was after the addition but more than what it was in a ओरिजिनल मिक्सचर। दोस्तों समझ में आ रहा है? एडिशनल जो आपने किया है रिएक्टेंट को, सपोज H2 ऐड किया, तो आपको क्या लग रहा है जो H2 आपने डाला था उसका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है वापस सेकेंड वाला, तब उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी आपको ये दिया हुआ है कि ये H2 दिया और I2 लिया, ओके, और ये क्या बन रहा है? HI। तो देख सकते हो आप लोग H2 और HI, तो H2 यहाँ पे लिया था। एक चीज़ क्या हुई कि आपने ये जो दिया है ये मतलब यहाँ पे ये बढ़ क्यों गया? क्योंकि आपने H2 को ऐड किया, H2 ऐड किया। अगर H2 ऐड किया तो क्या होगा? बढ़ गया कंसंट्रेशन। तो H2 के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम ही था, ये लाइन सीधी थी ना, तो दैट इज इक्विलिब्रियम, ये और ये। लेकिन आपने इसमें चेंज किया तो इसकी वजह से आपका I2 भी यूज हुआ और ये प्रोडक्ट जो थी उससे ज़्यादा बनी। तो ये सीधी सी बात है। और वापस यही कंडीशन पे ये जो दिख रही है ना,
जहां पे उनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ वैसे देखो H2I2 और HI को इक्विलिब्रियम में ही दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, ये सीधी लाइन मतलब इक्विलिब्रियम है तीनों। लेकिन अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो H2 को इंक्रीज किया तो ये इफेक्ट आ रहा है। द सेम पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द रिएक्शन कोशंट QC। QC के अंदर आपने क्या फॉर्मूला लिखा, HI का स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड, ओके दोस्तों। तो आई थिंक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन at equilibrium result in a value of QC being less than KC। अगर हाइड्रोजन आपने ऐड किया, अगर क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, तो QC का जो फॉर्मूला था आपका, कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर इंटू H2 इंटू I2। तो दोस्तों आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो आपने क्या ऐड किया, H2 मतलब डिनोमिनेटर ऐड किया, तो वो कंसंट्रेशन आपका बढ़ गया डिनोमिनेटर में, तो QC क्या हो गया, जितना था उससे कम। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ था तब तो KC इज इक्वल टू QC था ना, लेकिन अब H2 डालने की वजह से QC का प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो। Thus, in order to attain the equilibrium, again reaction move in the forward direction. Similarly, we can say that removal of product, अगर हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया है तो भी इसका कंसंट्रेशन कम होगा ना, HI का, तो भी QC कम होगा। तो ये चीज भी है दोस्तों। Product also boost that forward reaction and increase the concentration of the product। अगर आपने this has great कॉमर्शियल एप्लीकेशन इन केस ऑफ रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब यही रिएक्शन है, इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो दोस्तों अगर इक्विलिब्रियम हो जाता है तो इसका काम कितना ज़्यादा है, चूना है ये तो, क्विक लाइम, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इक्विलिब्रियम हो जाता है और प्रोडक्शन कम मिलता है तो लॉस ही लॉस है हमें। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये CO2 है वो गैसियस है, तो उसको सीधा रिमूव कर लेते हैं। तो अगर प्रोडक्ट ही कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड में जाएगा तो CaCO3 कंप्लीटली कंज्यूम भी हो जाता है इसमें। तो ऐसा इसका रीज़न है दोस्तों कि भाई आपको क्या करके कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आपको यही यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रीड कर सकते हो, इतना तक एक बार रीड कर लेना। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है Fe+3 एक्वायस, उसका कलर कौन सा है, येलो, एंड SCN- इट्स कॉल्ड थायोसाइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन। तो दोस्तों वो कलरलेस है। अब जैसे ही मैंने SCN- को इधर देखो, Fe+3 जो येलो कलर का था उसमें SCN- कलरलेस ऐड किया, दोस्तों कलर कैसा बन जाएगा, अभी लाइट येलो बनेगा। अगर येलो कलर में कलरलेस डाला है तो क्या बनेगा, लाइट येलो। नहीं समझे, समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ जो हमें बतानी चाहिए मुझे आपको, एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeSCN+2, दोस्तों वो रेड कलर का है, तो एक जादू सा हो जाता है और आपका रिएक्शन जो है वो कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का। और इसी का ही KC आपको लिया है, देखो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ आपको सिर्फ इतना समझाता है जो मैं समझा देता हूँ अभी। दोस्तों अगर मैंने इसमें और येलो कलर का मतलब Fe+3 डाला तो हमें फिजिकली क्या चेंज दिखेगा, हमने क्या किया है, आपका रेड कलर का सॉल्यूशन था पूरा,
उसमें क्या डाला आपने, येलो कलर का Fe+3 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों क्या होगा अभी कलर में, रेड कलर, दो ऑप्शन दे रहा हूं, तीन ऑप्शन, या तो इंक्रीज होगा, रेड कलर डिक्रीज होगा, या कोई चेंज नहीं होगा। और समझ में आया बच्चों, किसी को आंसर पता है तो वो दे सकता है। यस टीशा, इंक्रीज, क्योंकि आपने वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमको ले चैटेलर ने समझाया है कि सर हमने Fe+3 सॉल्यूशन में डाला, भले ही येलो कलर का है लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो Fe+3 का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या ज़्यादा बनेगा, FeSCN ज़्यादा बनेगा, और FeSCN बनेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रेड कलर ज़्यादा बनेगा। चलो समझ में आ रहा है। अब हमें SCN माइनस मतलब कलरलेस कंपाउंड डाला है, तो क्या होगा दोस्तों, इफ वी एडेड द कलरलेस कंपाउंड देन, तो भी रेड कलर ज़्यादा बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, अगर आपने ये FeSCN+2 को अगर डाला है तो वो रिवर्स रिएक्शन होके जो रेड कलर की इंटेंसिटी थी उसमें कम भी कर सकता है, क्योंकि आप किसका कम होगा पता चला, आपने FeSCN डाला ऊपर से, वो भी रेड कलर का ही होगा ना, और अंदर भी रेड कलर का था, तो आपने जो डाला उसका रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट होता है Fe+3 NaCN माइनस में। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है। तीन एग्जाम्पल लिए इसने, H2+I2 gives twice Hi, calcium carbonate convert into CaO plus CO2, and Fe+3, this is called ionic equilibrium. Do you know? In equilibrium in which ions are present, that is called ionic equilibrium. तो ये भी समझ में आना चाहिए हमें। अब हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। भाई प्रेशर चेंज, आपको इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए कि प्रेशर जो है वो ओनली यूज फॉर गैसियस सिस्टम, या तो आपका प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट गैसियस है या सब गैसियस है, एक भी गैस है या सब गैस है, या तो ऐसा है मतलब हिट्रोजीनियस हो जाएगा ना, या तो होमो में सब गैस है। तो अगर प्रेशर का इफेक्ट होता है और प्रेशर में आप चेंज करोगे तो ले चैटेलियर क्या बोलता है, दोस्तों ये तो फर्स्ट वाला हो गया। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। चलो दोस्तों अब हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट लिया है। सपोज वो रिएक्टेंट कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। जब वो रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते प्रोडक्ट बनता है गैसियस फॉर्म में, और उन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश्ड हुआ, इक्विलिब्रियम। अब जब मुझे इसके अंदर प्रेशर के चेंज करना है, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर चेंज करना है, इसका क्या मतलब,
सर प्रेशर चेंज करना वो क्या क्या आप आर अलग से डालोगे? नहीं, आर अगर अलग से डाला तो उसको क्या बोला जाएगा? कंसंट्रेशन चेंज। समझ में आया? अगर पी को अलग से डाला या पी को निकाल दिया प्रेशर को, तो वो तो क्या हो, अरे सॉरी प्रोडक्ट को, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन चेंज। अगर हमको प्रेशर चेंज करना है तो हम जो मटके के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आपका कौन था? ये आर था रिएक्टेंट, और वो प्रोडक्ट भी बन के उसी में ही पड़ा है ना, कि कोई अलग कंपाउंड अलग वेसल में चला जाता है, उसी में ही रहता है। यस, और ये क्लोज होता है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ? आप इसका प्रेशर बढ़ा रहे हो या तो प्रेशर कम कर रहे हो। चेंज करना इसका मतलब यही होगा ना। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? हमें यही गैस को किस में समझना होगा? पिस्टन के अंदर समझना होगा। पिस्टन वाली सिस्टम है ये, इसमें ये प्रोडक्ट का गैस है और ये रिएक्टेंट का गैस है। देखो, चलो अब आप क्या कर रहे हो? इसको प्रेशर दे रहे हो, ऊपर से पिस्टन को दबा रहे हो तो प्रेशर मिलेगा इसको। अब मतलब हमने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज। जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर रिएक्शन का डिस्टर्ब हो जाएगा जो कंडीशन है वो, और इसीलिए कुछ ना कुछ इफेक्ट आना चाहिए। तो वो इफेक्ट हम अगर समझना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे उसके मोल को काउंट करना आवश्यक है। किसको? मोल ऑफ गैसियस सिस्टम ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल ऑफ गैसियस सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या करते हैं? यस, तो प्रेशर इंक्रीज किया तो मोर मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन गोes टू मोर मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ gaseous स्टेट टू लोअर मोल। ये क्या मीनिंग हुआ भाई? अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आपका ए मतलब क्या? आर के मोल ज्यादा है और पी के मोल कैसे है? कम है, तो क्या होगा दोस्तों? गोस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ समझ में आया? बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ज्यादा है, आपने ए बी को ज्यादा लिया है, तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? इससे आपको इतना पता चल जाना चाहिए, सिर्फ यही दो सेंटेंस से ही आपको ये पूरा पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या रिएक्शन कौन सी ओर जाएगा। एक अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक्चुअल एग्जाम्पल, CO गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स CH4 गैस H2O गैस। आपको सबसे पहले क्या देखना है इसमें? कितने मोल गैसियस है वो। यहाँ पे ये CO भी गैस है और H2 भी गैस है, तो टोटल 4 मोल हो गए। और ये दोनों के अगर मोल दोनों गैस है ना, पानी भी गैस बोला है और ये भी गैस बोला है, तो इसके 2 मोल हैं टोटल मोल, है ना। हम लिख सकते हैं वेयर A and B आर मोल ऑफ मोल रिस्पेक्टिवली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, अभी
अगर आप ये सिस्टम को क्या कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन गोज टू कौन सी डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, P इंक्रीज, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड, है ना। अगर P को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज की तो कोई बात ही नहीं आती। यहाँ पे जनरली आपको इंक्रीज का जो हो रहा है उसका ऑपोजिट डिक्रीज में होगा। सिर्फ इंक्रीज को ध्यान में लो, इंक्रीज को ध्यान में लोगे मतलब हायर मोल टू लोअर मोल, मतलब 4 मोल है तो इसमें से 2 मोल की ओर रिएक्शन जाएगा और आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा पहले वाले में, और ये कैसे जाएगा, रिवर्स। तो बस सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो आप लोग इसको। C प्लस CO2 ये सॉलिड है और ये गैस है, और CO गैस 2 मोल कर लिया। देखो दोस्तों ये क्या है, व्हेन ग्रेफाइट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड यू गॉट द कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये रिएक्शन भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। दोस्तों मुझे बताओ अगर इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर व्हाट हैपन, यस, रिएक्शन गोज टू रिवर्स, क्योंकि भाई यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 और 1, कितने मोल है, 1 है, और यहाँ पे 2 मोल है। बच्चों को ये भी लगेगा कि सर 1 + 1 तो 2 होता है, तो ये सॉलिड है दोस्तों और ये गैस है, तो हमें किसको देखना है, गैस को ही देखना है। तो इसीलिए प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है और रिएक्टेंट के मोल कम है। कुछ समझ में आया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, रिवर्स जाएगा ना, प्रेशर इंक्रीज, रिएक्शन गोज टू रिवर्स। किसके लिए है ये इक्वेशन के लिए रिवर्स। देखो सर यहाँ पे तो फॉरवर्ड आया था और यहाँ पे रिवर्स क्यों आया, समझ में आया सबको, सारे सब रिएक्शन के लिए सिर्फ ये 2 सेंटेंसेस आप लोग याद रख लोगे तो भी आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो क्या समझ में आ रहा है, हाँ। चलो अभी आगे जा रहे हैं। भाई यहाँ पे एक चीज वो भी बताई ही आपको कि इसके अंदर आप दूसरा भी एक QC की बात कर रहे हैं, QC क्या होगा, QC किसी भी रिएक्शन का लोगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता था ना, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बढ़ जाता है, अगर ये रिएक्शन लिया है नीचे वाला तो इसमें आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो ये इसमें आपको पता चला कि ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो QC इज लेस देन KC, QC बिकम लेस देन KC। कुछ समझ में आ रहा है, अरे बच्चों समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं इधर एक और एग्जांपल की ओर कि जिसमें हमारा फेवरेट मॉलिक्यूल N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। दोस्तों कोई आपको पूछेगा कि इसके लिए कौन सा
कंडीशन फेवरेबल है प्रेशर को ज़्यादा करना। इफ़ यू वांट टू गेट मोर अमोनिया देन व्हाट यू कैन डू हियर, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज। कमेंट्स में लिखो दोस्तों। अगर अमोनिया ज़्यादा चाहिए तो इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं और कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं, शायद उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों क्या होगा? यस नील, इंक्रीज। और कोई? प्रेजेंटली जो लाइव है वो लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ भी है हमें इसके मोल देखने हैं। 4 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 4 है या तो 2 है, तो समझ लो कि आपके 4 मोल से 2 मोल की ओर जाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा। आर यू श्योर? यस। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसी में ही मैं आपकी इच्छा ये है कि मैं कुछ करके अमोनिया का परसेंटेज बढ़ाऊं प्रोडक्शन में, तो कंसंट्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कंसंट्रेशन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं N2NH2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मुझे अमोनिया ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़, या तो अमोनिया का कंसंट्रेशन कम करूंगा तो भी, और ऐसा करा जाता है यहाँ पे रिएक्शन में कि अमोनिया को लिक्विफाइड बना के एक साइड से निकाला जाता है, क्योंकि टीसी ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस, सॉरी वेरी हाई। जितना टीसी ज़्यादा होगा, टीसी मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर, दैट गैस कैन लिक्विफाइड इजीली। ये चीज़ आप फिट कर लेना, ये सारी चीज़ों से वर्ड में एमसीक्यू बनता है। तो दूसरी चीज़, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में आप जो सस्ता है उसको ज़्यादा ले सकते हो तो भी खर्चा कम कर दिया आपने और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यस और नॉट? और हाइड्रोजन ज़्यादा लोगे तो उसके 3 मोल यूज हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन की इफेक्ट सबसे ज़्यादा होके भी अमोनिया ज़्यादा मिल सकता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और जानने के लिए बातें हैं। ये क्लियर है? देन नंबर 3 क्या है? इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। भाई इनर्ट गैस कौन होता है? नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एटसेट्रा आर द इनर्ट गैसेस। अगर आपने किसी भी इक्विलिब्रियम में इनर्ट गैस ऐड कर लिया तो क्या होगा दोस्तों? पहले तो ऐसे एस्टेब्लिश था और अब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो नॉट चेंज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये हीलियम इस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के से भी रिएक्शन नहीं करता, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा कि रिएक्टेंट भी नहीं बनेगा, और इसीलिए उसमें इफेक्ट नहीं करेगा। यस, it can change the equilibrium when it is used in the reaction. Okay, it can act as a reactant or product, and it can react with a reactant or product, then it can change equilibrium, otherwise not change in the equilibrium. चलो समझ में आ रहा है दोस्तों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, बार बार और हर बार आती है। तो इसको, ये सब कुछ हमें, मुझे किसने समझाया? ली चैटेलियर ने समझाया। और आपको किसने समझाया?
मैंने समझाया। ओके, तो एक्चुअली मेरे पास भी कहाँ से आया, तो फ्रॉम ली चैटेलियर। तो ये सारी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको इच्छा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, अगर आपने ये रिएक्शन करना चाहा है ना, तो आप सबको पता है यू गॉट ट्वाइस NH3 गैस। आपको डेल्टा H की वैल्यू शायद याद होगी या नहीं होगी, किलो जूल पर मोल मिल जाती है। दोस्तों अब इससे आपको क्या पता चला, टेम्परेचर आया तो आपके देखो कंसंट्रेशन के लिए क्या देखना है आपको, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जिसका बढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जाना है। प्रेशर के लिए क्या देखना है, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस के मोल देखने हैं। टोटल मोल जिस साइड ज़्यादा है उसी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। अब इसमें क्या देखना होगा आपको, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मीन्स व्हाट, इस योर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो दोस्तों अब मैं दो ही सेंटेंस में आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा। कहाँ चला गया, यस इधर ही है। अब देख सकते हो आप लोग, तैयार हो जाओ। फॉर endothermic reaction where delta H is पॉजिटिव। समझ में आया, जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कि अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये रिएक्टेंट लोग उसको जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो ना, वो खुद लेके रिएक्शन को कहाँ जाने देंगे, फॉरवर्ड जाने देंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर डिक्रीज गिव्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपको बेनिफिट चाहिए, फायदा चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाना या कम करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, शुगर आपने पानी में डाला, हाँ, तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं। पहला वाला ऑप्शन कि आपने शुगर एक ठंडे पानी में डाला है अराउंड 0 to 5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन रूम टेम्परेचर पे, और तीसरा थोड़ा सा हॉट वाटर है। अब आपको पता है कि भाई सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होता है, हॉट वाटर में, है ना। अब नॉर्मल जो रिएक्शन हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे है, उसको आप अगर फॉरवर्ड देना चाहते हो रिएक्शन को, तो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे कि कम होगे करोगे, इंक्रीज करेंगे ना। तो समझ लो कि शुगर को पानी में डिसॉल्व करना, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एक तरह से। और अगर यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती, जैसे कि आपका NaOH के फ्लेस्क को पानी में, सिर्फ NaOH होता है ना, वो सॉलिड होता है, उसको पानी में आप डिसॉल्व करना चाहते हो, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखो कि वो जैसे भी पानी में आप डालते रहते हो पानी एकदम गर्म हो जाता है। और शायद आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा या शायद एक्सपीरियंस किया भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पानी गर्म होना, इसका क्या मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसको आप क्या करते हो, गर्म होता है तो होने दो, हम डिसॉल्व करते ही रहते हैं,
वो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना कम डिजोल्व होगा, इसीलिए आप उसको ठंडा करते हो, अगल बगल में आइस रख के क्या करते हो, उसको ठंडा करते हो। जैसे क्विक लाइम, हमें घर को चूना लगाना है तो क्विक लाइम यूज़ किया जाता है, तो क्विक लाइम में को पानी में वो पाउच डालते हैं तो तुरंत वो उबलने लगता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यू वांट टू गोस फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन यू मस्ट डिक्रीज द टेम्परेचर। इतनी चीज़ याद रख लो दोस्तों, आपको कंपलसरी टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा और एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। अब आप लोग बताओ, अमोनिया का प्रोडक्शन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, जो आपने टेम्परेचर लिया है उससे कितना रखने का ट्राई करोगे, मोर और लेस, इंक्रीज और डिक्रीज। आप आंसर लिख सकते हो कमेंट्स में, जल्दी से, फटाफट से। लेस करेंगे, वेरी गुड, डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक के टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ही फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट आपको कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। और एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, NO2 गैस वो कौन से कलर का है दोस्तों, ब्राउन कलर का होता है। ये कलर सर याद रखना होगा, ये कंपलसरी याद रखो दोस्तों, बहुत काम आते हैं कलर्स। किसका कलर क्या है ना वो याद रखना, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे आपको। MCQ में क्लू चाहिए, क्लू, तो वो क्लू ये कलर देते हैं। डेल्टा H का वैल्यू इसका कितना है, 57.2 किलो जूल पर मोल। N2O4 का कलर कैसा है, कलरलेस। दोस्तों अब मुझे बताओ, अगर आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो टेम्परेचर क्या करोगे, लेस, मतलब NO2 को थोड़ा सा गर्म कर लोगे ना, नहीं कम, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया तो वापस कहाँ आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। ये तो पता है। अब दोस्तों एक रिएक्शन यहाँ पे दिया है, व्हेन योर कॉपर रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3, जब आपका कॉपर HNO3 के कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट NO2 प्लस H2O ये प्रोडक्ट बनता है। आपका क्या प्रोडक्ट बना दोस्तों, ये NO2 बना। अब इसको सुन लेना, आपको 3 बीकर दिए हैं, दिखाई दे रहा है 3 बीकर्स हैं। अब उसमें से बीच वाले ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है, ये टोटल सॉल्यूशन, वो वैसे तो कौन से कलर का था, ब्राउन कलर था, क्योंकि इसमें क्या था, NO2 था। अब दोस्तों इसको 2 टेस्ट ट्यूब में भर दिया हमने, टेस्ट ट्यूब 1, और उसको सील पैक कर दिया, एकदम सील पैक, और टेस्ट ट्यूब 2 उसको भी सील पैक कर दिया, समझ लेना। और इसको एक नॉर्मल वाटर वाले पानी में रखा है, जो बीच वाला जो है ना बीकर, यस नॉर्मल वाटर। अब इसमें से आपने ए और बी, टेस्ट ट्यूब ए को लेफ्ट साइड वाले बीकर में डाला जिसमें आइस भरा है, क्या भरा है, आइस। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, यस। और बी वाले को गर्म हॉट वाटर में डाला, देखो इस उधर। अब आपको कलर में क्या डिफरेंस लगेगा, यहां पे ब्राउन कलर था, यहां पे जो था ना दोनों में क्या कलर था, ब्राउन कलर, ड्यू टू NO2, क्योंकि इसमें NO2 बना था ना वही गैस को टेस्ट ट्यूब में लेके सील पैक कर दिया है हमने। अब एक को ठंडा किया और दूसरे को गर्म कर रहे हैं,
तो बताओ दोस्तों क्या होगा? ठंडे वाले के क्या होगा? ठंडे वाले को, जो ठंडा वाला था उसमें मतलब हमारा NO2 था दोस्तों, यस और नॉट बताओ मुझे, था ना? था। लेकिन टेम्परेचर लेस है दोस्तों, टेम्परेचर लेस है तो हमें बताया था कि ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए लेस टेम्परेचर की वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो ब्राउन कलर था वो लाइट ब्राउन होने लगा, समझ में आया? बीकर ए जो कूल था, ठंडा था, उसमें कलर ब्राउन होने लगा। लेकिन ये जो बीकर बी था उसमें हमने क्या किया है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना, क्योंकि वो तो गर्म पानी में डाला है, तो गर्म पानी में डालने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मीन्स समझ लो कि ये कौन सी ओर जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो ना आप एरो पे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो रिवर्स जाएगा, और रिवर्स जाएगा तो डार्क ब्राउन बन रहा है, और ये कैसा है? लाइट ब्राउन। तो दोस्तों ऐसे ही वो इंटर कन्वर्जन होता रहता है। तो समझ सकते हो आप लोग, ये पूरा सिस्टम सिर्फ टेम्परेचर के लिए आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उसको देखना होगा। ओके, चलो उसके बाद वाला टॉपिक आपको वो भी दिया है, पिंक और ब्लू कलर देख सकते हो, वो खुद आप लोग ट्राई करना। COS2 और 6 पिंक कलर है, और उसी का ही COCl3 जो है, COCl4 कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है। अब ऐसा है तो आप कैसे फाइंड करोगे? लास्ट आ रहा है 5th नंबर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, चलो ये रिएक्शन है, सी हियर, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, है ना, और प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम हो गया। और इसके अंदर अगर आपको कोई पूछेगा कि हमने कैटालिस्ट डाला तो क्या होगा दोस्तों? रिएक्शन कौन सी ओर जाएगा? बच्चों आप लोग बताओ। जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई सर कैटलिस्ट डाला मतलब रिएक्शन फटाफट होता है, और वो फटाफट होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी चीज़ ध्यान में रख लेना, आपने बिना कैटलिस्ट अगर कोई रिएक्शन की है, ये बिना कैटलिस्ट वाली है समझ लेना, तो वो अगर यहाँ पे 70% है और यहाँ पे 30% है, तो ये वही रिएक्शन में आपने कैटालिस्ट डाला है इसमें, तो ये कितना बनेगा? 70 से 50 हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, ये 70 का 70 रहता है और ये 30 का 30 रहता है, सिर्फ स्पीड बढ़ती है। इसी से ही आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि भाई आपके कंसंट्रेशन के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं लाता कैटालिस्ट, सिर्फ क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। मतलब रिएक्शन कंप्लीशन का जो टाइमिंग है, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होने का सिर्फ टाइमिंग को कम करता है, वो कभी भी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं देता। इतना समझ लेना, कैटलिस्ट से आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा ये कभी भी नहीं हो सकता। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को फास्ट बनाता है, रिएक्शन को फास्ट बनाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम डिक्रीज करेगा, और वो जो क्या करता है पता है? कैटलिस्ट कैन नॉट
effect on equilibrium, but it effect on rate of reaction. Okay, it cannot increase proportion of प्रोडक्ट जितना मिलता है विदाउट कैटलिस्ट। अगर आपका देखो ये विदाउट है और ये विथ है ना, तो विदाउट का अगर आपका 5 घंटे में रिएक्शन हो रहा है ये, तो ये आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन होगा उतना ही, मतलब प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा। और भी एक वर्ड लिख सकते हैं, इट कैन इंक्रीज रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। भाई समझ में आया? ये दोनों का रेट इंक्रीज करता है, दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है ऐसा नहीं, दोनों का रेट इंक्रीज करता है। ये क्लियर हुआ? हो जाता है। तो सिर्फ आपको स्पीड बढ़ाना है तो ही आप ये कर सकते हो। इट कैन नॉट इफेक्ट ऑन केसी, मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं बदलेगा तो केसी में क्या फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यस और नॉट? तो इसीलिए ये सारी चीज़ आपको सब कुछ मिला जुला के एक फाइनली हमारा जो पहला टारगेट था कल का, अच्छे से एक फैक्ट्री के अंदर हम अमोनिया का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अमोनिया लार्ज स्केल में यूज़ होता है। अमोनिया से यूरिया बनता है और यूरिया फर्टिलाइज़र में जाता है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसका प्रोपोर्शन बढ़ाने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना था इसका? -92.38 किलो जूल पर मोल। तो दोस्तों अब आप क्या करोगे, सारी इफेक्ट इसी के ऊपर डालोगे और पांचों पांच इफेक्ट इसके ऊपर डाल के आप अमोनिया का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ करके बढ़ा सकते हो। क्या करोगे? चलो N2 और H2 का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे तो भी बढ़ा सकते हो। हाँ, वो इक्विलिब्रियम आएगा, फिर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। और दूसरी चीज़, अमोनिया जैसे जैसे बन रहा है उसको निकाला जाए लिक्विफाइड करके, तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एमसीक्यू के लिए, ये पूरा टॉपिक जो है ना, इसमें से एक एमसीक्यू कंपलसरी आता है। थियरी बेस में ज़्यादातर इसका ये महत्व नहीं है। दूसरा कि भाई ये सब गैस है, तो इसके लिए आप लोग दूसरा क्या ऑप्शन निकाल सकते हो? प्रेशर का। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर हो सके उतना इंक्रीज करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं प्रेशर ले सकते, क्योंकि ये क्या कर लेता है पता है? इसका प्रेशर 200 ATM लिया जाता है, मतलब हाँ 200 बार जितना। और टेम्परेचर हो सके उतना क्या करना होगा? कम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो पहले जनरली होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको एंडोथर्मिक होना चाहिए रिएक्शन, लेकिन ये एक्सो है तो टेम्परेचर को डिक्रीज। तो इन्होंने 500 डिग्री सेल्सियस किया है दोस्तों, ये भी कम नहीं है, लेकिन वो सोच रहे थे कि 100 डिग्री तक ले जाएंगे तो जल्दी से फटाफट हो जाए 1000 तक, लेकिन उनको उसमें से क्या करना पड़ा? कम, क्योंकि और कम कर रहे हैं तो रेट बहुत कम हो जाता है। तो ये सब कुछ ताल मिला के फिर रेट को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कैटलिस्ट डाला Fe। समझ में आया? तो रेट तो हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर से प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो गया। तो ऐसा करके उन्होंने हमको अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा दिया है। SO2 गैस गिव्स O2 गिव्स SO3 गैस। ओके, तो ये है आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस, नाम सुना है भाई? हाँ, H2SO4 का
प्रोडक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है, शायद 10th में आपने सुना है। लॉकडाउन में सब इवोपराइज हो गया लग रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट, जैसे ये हेबर है ना, ऐसे ही आपके लाइफ का एक पार्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसमें भी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। और दोस्तों इसके केसी का वैल्यू तो देखो 10⁻26 है, मतलब केसी बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादातर कौन सी ओर जाता है, प्रोडक्ट की ओर जाता है। लेकिन फिर भी ये जो आपको रिएक्शन है वो स्लो है, तो आप इसमें कैटलिस्ट डाल रहे हो कौन सा, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये सुना होगा आपने। तो यही है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सब्जी का आवाज आ रहा है। और दूसरा भी यूज कर सकते हैं प्लेटिनम। यस देखो दोस्तों, और बस ये दोनों प्लेटिनम और V2O5, ये दोनों में से किसी एक को यूज करके इसको फास्ट बना के फास्ट SO2 में से SO3 बना सकते हो दोस्तों। ये क्लियर है, समझ गए हो दोस्तों, है ना? तो आई थिंक आप सबको सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, और ये जो पॉइंट किया है ना उसको वीडियो को भी एक बार देख के वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। पूरा थियरम लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना समझाया है वो और आप जो समझे हो वो अपने वर्ड में उसको लिख के अच्छे से करना है। और ये MCQ बेस्ड है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है।